राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की हमने क्लास ली थी उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित क्लास में हमने गणित की शिक्षण विधियां पढ़ी थी, जिनको हमने एक ही क्लास में पूर्ण किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। और इन शिक्षण विधियों को जो यह क्लास रहेगी, इस एक ही क्लास में हमने पर्यावरण से संबंधित जितनी भी शिक्षण विधियां हैं और पर्यावरण से संबंधित जितने भी कथन वैज्ञानिक और इनके द्वारा दिए गए, साथ में ही पर्यावरण अध्ययन के मुख्य बिंदु, और उसके साथ ही एक चीज और, जो पर्यावरण शिक्षण है इसका जो इतिहास है उसके बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। यही एकमात्र क्लास रहेगी जिससे आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितनी भी शिक्षण विधियां सारी पूर्ण कर दी जाएगी। और इस क्लास के अलावा आपको अन्य किसी क्लास की जरूरत न पड़े, क्योंकि नोट्स को मैंने इसी प्रकार से तैयार किया है ताकि आप इसी क्लास से पर्यावरण की शिक्षण विधियों को पूर्ण कर ले और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा सर इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको लगाएं, ताकि आपका अध्ययन जो रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण विधियों को पढ़ने मात्र से ही प्रश्न सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जैसे जैसे प्रश्न सोल्व करते जाओगे तो आपको तरीका भी पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और हमें उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों में कौन कौन सी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि है वह है पर्यटन विधि, फिर व्याख्यान विधि, फिर सहसंबंध विधि, फिर आएगी दोस्तों समस्या समाधान विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि, फिर पाठ्य पुस्तक विधि, सातवीं विधि रहेगी प्रश्नोत्तर, फिर स्रोत संदर्भ विधि, फिर प्रयोगशाला अभिनय विधि, प्रादेशिक विधि और सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इन 12 विधियों को हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे और सभी विधियां मैं इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ विधियां इनमें ऐसी भी है जिनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में मैं इनको वापस पुनः एक तरीके से वापस पढ़ा दूंगा, ताकि आपके क्या है कि आपको दूसरी क्लासों को या जो विधियां बची है उनको देखने के लिए दूसरी क्लासों में नहीं जाना पड़े। सारी विधियां यहीं पे पूर्ण कर दी जाएगी। तो हम शुरू करते हैं पहली विधि से। पर्यटन विधि, स्वैच्छिक भ्रमण या सरस्वती यात्रा है। यह जो विधि है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विधि है। एक तरह से इसको आप याद रखना, पर्यटन विधि, स्वैच्छिक भ्रमण या सरस्वती यात्रा है। इनके नाम भी आप याद रखना। इसके जो जनक है वह है पेस्टोलॉजी। इसका विकास जो है रेने ने किया। जनक पेस्टोलॉजी है और विकास रेने ने किया। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जो यह विधि है यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। और पर्यटन विधि प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। यह जो विधि है यह प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों पर कैसे आधारित है, पर्यटन विधि में अगर हम जाएंगे तो वहां देखेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही, और साथ में ही हमारे हाथ, त्वचा और सारी चीजें जो हमारे शरीर से रिलेटेड है वहां पर पर्यटन में कार्य करेगी। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का भी आधारित है। क्योंकि अगर पर्यटन विधि कोई ऐसा बालक जिसको नजर नहीं आता और अगर हम उसे पर्यटन विधि के द्वारा या स्वैच्छिक भ्रमण विधि के द्वारा ज्ञान देना चाहें तो वहां पर उसकी ज्ञानेंद्रियों में जो दोष रहेगा वो नजर का रहेगा या देखने का रहेगा, तो वह उस प्रकार से वहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें ज्ञानेंद्रियों पर भी यह विधि क्या है, आधारित है। यह सबसे वास्तविक और अनुभवात्मक सहायक सामग्री है। वास्तविक और अनुभवात्मक क्यों है? क्योंकि पर्यटन विधि में अगर हम बच्चों को कोई चीज दिखाकर ज्ञान देंगे तो वहां पर वो वास्तविक रूप से उस चीज को देखेगा और वहां से ज्ञान प्राप्त करेगा। पर्यटन विधि को कक्षा शिक्षण से अलग नहीं माना जाता, बल्कि कक्षा शिक्षण का क्या है, पूरक माना जाता है। ये बात आप याद रखना कि जो पर्यटन शिक्षण है इसको कक्षा शिक्षण से अलग न मानकर कक्षा शिक्षण का क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है। नेक्स्ट हम पर्यटन विधि में बात करते हैं। जो पर्यटन विधि है यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो पर्यटन विधि है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। और पर्यटन विधि जो है स्थायी भूगोल शिक्षण की क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन विधि में ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ग्रहणशीलता किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में हम देखते हैं। और पर्यटन विधि चूंकि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है तो यहाँ पर हम ज्ञानेंद्रियों से किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर चक्कर या जीभ द्वारा हम बात करें तो ग्रहणशीलता जो रहेगी वो 1% रहेगी। स्पर्श कर या त्वचा द्वारा 1.5% या 1.5% क्या रहेगी, ग्रहणशीलता रहेगी। सूंघकर या नाक द्वारा 3.5%, 3.5% सूंघकर हम ग्रहणशीलता ले सकते हैं। सुनकर या कान द्वारा जो ग्रहणशीलता होती है वह दोस्तों 11% होती है। और देखकर या आंख द्वारा जो ग्रहणशीलता होती है वह रहती है 83%। अब हम स्थायित्व की बात करें तो जो सुनकर, अगर हम सुनकर किसी चीज को सीखते हैं तो जो उसका स्थायित्व रहता है वो 20 से 25% रहता है। और देखकर बात करें तो 30 से 35% उसका स्थायित्व रहता है।
या ग्रहणशीलता रहती है, जो ग्रहणशीलता थी उसका देखें हम तो देखकर और सुनकर अगर दोनों को हम मिलाएं तो किसी चीज को अगर हम देख भी रहे और सुन भी रहे तो जो उसका जो स्थायित्व रहेगा वो रहेगा 50 से 55%। अब देखकर सुनकर और अभ्यास मतलब करने से जो स्थायित्व रहेगा वो रहेगा 90%। तो ये समझ लो, आपको अगर रीट की जो परीक्षा है उसको पार करना है तो देखकर सुनकर और ये जो अभ्यास है तभी 90% कार्य होगा। इन दोनों को आप देखो, या 50 से 55% है, तो देखकर और सुनकर तो आप 50% अध्ययन कर पाओगे, या ग्रहणशीलता या स्थायित्व आपके पास क्या रहेगा रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यास करने से, तो जैसे ही आप अभ्यास और कर लोगे तो आप 50% से सीधे 90% पर पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ कि आप जो क्लासेस देख रहे हो या देख लो, एक दो बार इनको देखो, ताकि आपके पूरा माइंड मैप बन जाए कि क्या क्या शिक्षण विधियों में है, किस प्रकार से इनमें क्या क्या रहता है, और आपको सिलेबस में क्या क्या है उस हिसाब से आप इनको पढ़ लोगे। अब बात यह है कि उसको पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा। आपने क्लास देख भी ली, सुन भी ली, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख भी रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सुन भी रहे हो, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, अभ्यास का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इन शिक्षण विधियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लगा रहे हो, तो स्थायित्व 90% नहीं रहेगा। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लगाओगे तो देखकर और सुनने से मात्र 50 से 55% ही स्थायित्व रहेगा। आप अगर इन क्लासों को 10 बार देखो और नोट्सों को आप पढ़ते रहो तो आपके 50 से 55% ही नंबर आएंगे। ये आप यही देख लो, ये आपके पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक टॉपिक ऐसा आ गया कि अब मैं आपको यहीं पर रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाओगे, तो यहाँ 90% तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर पढ़ने मात्र से काम हो जाता तो फिर क्या बात थी। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगाना है। क्लासेस देखना भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में चीजें क्या है, अगर आपको पता नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ोगे। इसलिए ये इसीलिए मैं कम से कम टाइम में आपको एक ही क्लास में पूरी पर्यावरण की शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूँ। आप इसको पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख लो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के लगभग यह वीडियो रहेगा, उससे ज्यादा शायद मुश्किल ही जाए। और उसमें आप अगर इस वीडियो को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तो धीरे धीरे ये पूरी शिक्षण वीडियो का माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा। उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाते जाओ। और अगर आप इनसे नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, और नोट्स भी मिनिमम पेज में बनाओ। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े लिख रहे हो, पेजों की संख्या हो रही है 50 पेज, इनको हम कम से कम 10 पेज में नोट्स को खत्म कर दो। छोटे छोटे लिखो, आप ही को पढ़ना है, आपके समझ में आने चाहिए, हमें अभी दुनिया को बताना नहीं। उसके लिए आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आराम से अच्छे सुंदर नोट्स बनाना, उनको अपलोड करते रहना। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं पर्यटन विधि के प्रकार। पर्यटन विधि में 3 प्रकार की विधियां हैं। ये पर्यटन में 3 प्रकार के बताए गए हैं इसके: क्षेत्रीय या स्थानीय पर्यटन, अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जो क्षेत्रीय या स्थानीय पर्यटन होता है ये लघु भ्रमण रहता है, इसको अल्पकालीन भ्रमण भी कहते हैं, और यह पूर्व प्राथमिक क्लासों में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो समय रहता है 1 से 2 घंटे रहते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए क्षेत्रीय या स्थानीय भ्रमण किया जाता है। आसपास विद्यालय के आसपास का कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आप उनको लघु भ्रमण करा सकते हो। यह अल्पकालीन रहता है क्योंकि छोटे बच्चों को आप ज्यादा देर तक कहीं रख नहीं सकते, और यह पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम अंतरजनपदीय की बात करें तो यह जो है सामान्य भ्रमण है, औसतकालीन भ्रमण है, प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका समय 1 से 3 घंटे रहता है। अब हम बात करें अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण, यह वृहद भ्रमण रहता है, दीर्घकालीन भ्रमण रहता है, यह उच्च स्तर की क्लासों में प्रयोग किया जाता है, और समय इसका सप्ताह या 3 माह का रहता है। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रमण रहता है बड़ी क्लासों के बच्चों को कराया जाता है, जिसमें वो 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर जाते हैं सीखने के लिए, और वहां पर वो उस वातावरण या जहां भी उनको ले जाया जाता है वहां की गतिविधियां, वहां की जीवन शैली और इस प्रकार से वहां का अध्ययन करके आते हैं। तो पर्यटन विधि में 3 प्रकार के भ्रमण किए जाते हैं: स्थानीय पर्यटन या स्थानीय भ्रमण, अंतरजनपदीय भ्रमण और अंतर्राज्यीय भ्रमण। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन विधि के जो सोपान। पर्यटन विधि के सोपानों की बात करें तो पहला जो है विषय वस्तु का चयन, दूसरा विषय से संबंधित स्थान का चयन, फिर तीसरा है संसाधनों की व्यवस्था, चौथा क्रियान्वयन, पांचवा मूल्यांकन और छठा है प्रतिवेदन। तो यह जो पर्यटन विधि के 6 सोपान यहाँ पर आपको बताए गए हैं: विषय वस्तु का चयन, संबंधित स्थान का चयन, संसाधनों की व्यवस्था, उनका क्रियान्वयन, मूल्यांकन और प्रतिवेदन। अब हम पर्यटन विधि के गुण की बात करें तो यह जो विधि है एक रोचक विधि है। इसमें ग्रहणशीलता सर्वाधिक होती है। ग्रहणशीलता सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि बालक इसमें देखता भी है, सुनता भी है, और चूंकि उसी स्थान पर जाकर सामने से सारी विधियों को वह आराम से समझ रहा है, सारी जो भी जिस भी क्लास से संबंधित उसको पर्यटन कराया जा रहा है, तो वहां पर वो अभ्यास भी उसका उसी समय हो रहा है। तो इस प्रकार से उसकी ग्रहणशीलता जो है सर्वाधिक है। यह ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, और निरीक्षण शक्ति का क्या होता है इसमें विकास होता है। जो बालक की निरीक्षण शक्ति है उसका विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्याख्यान विधि।
पर्यटन विधि के बाद अब व्याख्यान विधि आई है, इसकी हम बात करेंगे। यह जो विधि है सबसे प्राचीन व सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। व्याख्यान कौशल का ज्ञान सभी विषयों के अध्यापकों के लिए अनिवार्य होता है। यह जो व्याख्यान कौशल है, इसका जो ज्ञान है सभी विषयों के अध्यापक है उनके लिए क्या रहता है, अनिवार्य रहता है। थॉमस ऋस्क एक वैज्ञानिक है, यहाँ पर इन्होंने एक कथन या परिभाषा दी है व्याख्यान विधि से संबंधित, आप उसको देखिए। व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक किसी ऐसे तथ्य का स्पष्टीकरण करता है जिसे वह चाहता है कि सुनने वाला क्या करे, समझ सके। जो व्याख्यान विधि रहेगी इसमें अध्यापक किसी ऐसे तथ्य को कहेगा जिसको वह चाहता है कि जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं या जो सुनने वाले श्रोतागण हैं वह क्या करे, समझ सके। अब जेम्स ली हॉलैंड एक और वैज्ञानिक है, वह कहते हैं कि व्याख्यान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक किसी पूर्व नियोजित विषय वस्तु पर क्या करता है, अपना भाषण प्रस्तुत करता है। जेम्स ली हॉलैंड कहते हैं कि व्याख्यान की विधि में जो अध्यापक है वह किसी पूर्व नियोजित विषय वस्तु पर अपना क्या करता है, भाषण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो पहला बिंदु है वह है विषय वस्तु का चुनाव, दूसरा बिंदु है विषय वस्तु की तैयारी, और तीसरा है प्रस्तुतिकरण का क्या माध्यम। जो प्रस्तुतिकरण का माध्यम क्या है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्याख्यान विधि के गुणों की। तो यह विधि सरल विधि है, सस्ती है, अध्यापक केंद्रीय है, सभी विषयों के लिए उपयोगी है और उच्च स्तर के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस विधि के जो दोष है, यह है अमनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि में, व्याख्यान विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, किसी भी टॉपिक से संबंधित क्या करता है, व्याख्यान देता है, तो वहां पर विद्यार्थी मात्र सुनता है, इसलिए विद्यार्थी इसमें क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा और छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, अनुपयोगी है। जो यह व्याख्यान विधि है यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करें सहसंबंध विधि, सहयोग विधि या समवाय विधि। इस विधि का आपको तीनों नाम याद रखना है, सहसंबंध, सहयोग या समवाय विधि। इसके जो जनक है वह हर्बर्ट स्पेंसर है। एक विषय का शिक्षण दूसरे विषय की सहायता से करना ही सहसंबंध कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहसंबंध मतलब एक विषय का जो अध्ययन है वह दूसरे विषय के संबंध बनाकर किया जाता है। तो एक विषय का शिक्षण दूसरे विषय की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सहसंबंध विषय कहा या सहसंबंध विधि कहा जाता है। अब हर्बर्ट का मानना था कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वह कहते हैं कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इसलिए यदि हम विद्यार्थी को विषय का पूर्व ज्ञान कराना चाहते हैं तो हमें दूसरे विषय की क्या लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक है ये कहते हैं कि एक विषय को पढ़ाने के लिए अगर आप दूसरे विषय की सहायता लोगे तो जो जिस विषय का आप अध्यापन करा रहे हो उस विषय को आप सही तरीके से पढ़ा पाएंगे। और इनका यह भी मानना था कि जो एक विषय है वह अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमें दूसरे विषय की सहायता लेकर दो विषयों को मिक्स करके, एक तरह से आप यूं समझ ले कि एक विषय के साथ दूसरे विषय की क्या करेंगे, हम सहायता लेकर ही बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएं। तो हर्बर्ट का इस प्रकार का मानना था, इसलिए उन्होंने इस विधि का निर्माण किया, सहसंबंध विधि का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सहसंबंध के प्रकार। हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्होंने इस विधि को दिया है। अब इसमें सहसंबंध के प्रकारों के बारे में भी हम देखते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य, ऊर्ध्वाधर या लंबवत सहसंबंध। इस प्रकार का जो सहसंबंध रहता है इसका प्रयोग सबसे कम किया जाता है। द्वितीय प्रकार जो रहता है सहसंबंध का, उसमें हम बात करें अनुप्रस्थ, क्षैतिज या रेखीय सहसंबंध, इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जो अनुप्रस्थ, क्षैतिज या रेखीय सहसंबंध है इसका प्रयोग क्या किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक आकस्मिक और एक नियोजित। जो आकस्मिक रहता है यह कम प्रभावी रहता है और नियोजित जो रहता है यह जो है अधिक प्रभावी रहता है। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सहसंबंध। यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार है सहसंबंध का। यह अनुभव पर आधारित होता है और कक्षा कक्ष के ज्ञान को बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाता है। इस जो तीसरे प्रकार में है, बच्चों को जीवन से संबंध स्थापित करने का सहसंबंध जो है, इसमें बच्चों को कक्षा कक्ष के ज्ञान को जो है बालक को क्या किया जाता है, व्यावहारिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाता है और यह अनुभव पर आधारित है। और इस यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। तो यहाँ सहसंबंध के हमने 3 प्रकार देखे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और जीवन से संबंध स्थापित करने का सहसंबंध। इन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के जो अन्य नाम है इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि। जो चौथी विधि है समस्या समाधान विधि, इस विधि के जो जनक है सुकरात व सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात व सेंट थॉमस है।
इसका जो नवीकरण या आधुनिक जनक, नवीनीकरण या फिर कौन आधुनिक जनक कौन है? जॉन डीवी। जो जॉन डीवी है इसके आधुनिक जनक है। इस विधि में छात्र एवं अध्यापक मिलकर वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। यह जो समस्या समाधान विधि है दोस्तों, इसमें क्या होता है? छात्र और अध्यापक दोनों ही मिलकर वैज्ञानिक तरीके से क्या करते हैं? समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह विधि चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम करवाती है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। समस्या समाधान विधि जो है वो क्या करती है? चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम करवाती है। गणित शिक्षण के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग जो डॉक्टर जॉन डीवी ने किया था। जो गणित का जो शिक्षण है उसके अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। मैंने गणित शिक्षण की जो शिक्षण विधियां पढ़ाई थी इससे पूर्व वाली क्लास में मैंने आपको वहां पर समस्या समाधान विधि आई थी, तब मैंने कहा था कि इस विधि को हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन की क्लास है, ये समस्या समाधान विधि जो आप पढ़ रहे हो, ये गणित शिक्षण में भी है। सेम वही नोट से है, यही इसी प्रकार से गणित शिक्षण में है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट भी आया कि गणित पर्यावरण शिक्षण में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, गणित शिक्षण के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग जॉन डीवी द्वारा किया गया। तो जब गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि आएगी तो वहां पर जिसके जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे? जॉन डीवी रहेंगे। सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, इसलिए गणित शिक्षण में इसमें जॉन डीवी को आपको याद रखना है। यह जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि के सोपान। अगर समस्या समाधान विधि के सोपानों की बात करें तो समस्या का चयन करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना, समस्या समाधान के लिए कार्य करना, समस्या समाधान करना या निष्कर्ष निकालना और समाधान निष्कर्ष का क्या करना? प्रयोग करना। तो यह समस्या समाधान विधि के सोपान दिए गए हैं। अब हम समस्या समाधान विधि के गुणों की बात करें तो इसमें क्या होता है? सर्वाधिक मानसिक विकास होता है। स्मृति की अपेक्षा कौन सा विकास होता है? बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। जो स्मृति है इसकी अपेक्षा बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। समस्या समाधान विधि का एक शैक्षिक साधन है, इसके रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जो समस्या समाधान विधि है इसका एक शैक्षिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें सर्वाधिक मानसिक विकास होता है। इस बात को आप याद रखना गुणों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी जो विधि है वह है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, मस्तिष्क विप्लव। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। दोनों ही नाम आप याद रखें। इसके जो जनक है अलेक्स आसबर्न है, जिन्होंने मस्तिष्क उद्वेलन विधि दी थी। इनके हम बुक की बात करें तो इनकी बुक है अप्लाइड इमेजिनेशन। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि या मस्तिष्क विप्लव विधि है इसके जनक अलेक्स आसबर्न है, जिनकी बुक है अप्लाइड इमेजिनेशन। इसका जो उद्देश्य है सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। इस उद्देश्य को आप याद रखना। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता या मौलिकता का विकास करना। यह विधि है प्रजातांत्रिक विधि। इसको प्रजातांत्रिक या आप एक तरह से कहो तो लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक है? तो वहां पर मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव विधि आएगी। अब हम इस विधि में बात करें, इस विधि का जो मानना है बालक की अपेक्षा बालकों का समूह अधिक सोचता है। यह विधि जो है यह कहती है कि एक बालक की जगह अगर आप बालकों के समूह को एक साथ बिठाएं तो उस समय वह क्या करेंगे? ज्यादा सोचेंगे। इस विधि से बालक में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का क्या होता है? विकास होता है। माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि उपयोगी है। अंतिम कालांशों में भी इस विधि का प्रभावी रूप से शिक्षण दिया जा सकता है। मतलब एक तरह से इसमें बालकों का समूह ज्यादा सोचता है, तो जब अंतिम क्लासें चल रही हो उस समय पर आप विद्यार्थियों का समूह बनाकर उनसे किसी भी टॉपिक के ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं और उनसे आप कह सकते हैं कि आप आपस में डिस्कस करके इस प्रश्न का उत्तर दे। तो आप वहां पर देखेंगे आपको उस प्रश्न के उतने ही अच्छे अच्छे और रोचक उत्तर मिलेंगे और कुछ उत्तर ऐसे मिलेंगे जो हमारी सोच से भी परे रहेंगे, क्योंकि बालकों का एक समूह सोच रहा है। तो वहां पर जो है आप यूँ समझ लीजिए कि जो ज्ञान का स्रोत उनके अंदर जो भरा रहता है वह उस समय सभी बालक एक साथ मिलकर अगर उसी किसी टॉपिक पर कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छे अच्छे उसके उत्तर देंगे और उस टॉपिक को ज्यादा तरीके से आसान तरीके से वो उसको क्लियर कर लेंगे। तो जो बच्चे रहते हैं उनका जो बालक है उनका अगर हम सिंगल बालक या एक अकेले बालक की अपेक्षा समूह में प्रश्न उत्तर करें तो समूह में वह अधिक सोचेंगे और उसका उतना ही अच्छे तरीके से उत्तर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि या सुग्गा प्रणाली। जो इस विधि के जो जनक है डॉक्टर वेस्ट है। सुग्गा प्रणाली भी इसका नाम है, यह याद रखना आप। यह एक प्राचीनतम विधि है, अध्यापक केंद्रित है, अमनोवैज्ञानिक और निगमन पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक विधि या सुग्गा प्रणाली है, यह निगमन पर आधारित है और किस पर बल देती है? रटने पर बल देती है।
बल देती है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्राचीन है, अध्यापक केंद्रित है, अमनोवैज्ञानिक है, निगमन विधि पर आधारित और रटने पर बल देती है। इसके जनक डॉक्टर वेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक विधि के बाद प्रश्नोत्तर विधि। अब हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करें दोस्तों, तो इसके जनक है सुकरात। यह प्रश्नोत्तर विधि भी एक ऐसी विधि है जो लगभग सभी शिक्षण विधियों में, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण में भी आ गई। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग या इसके जनक जो है वो सुकरात है। विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच अंतः क्रिया स्थापित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। जो प्रश्नोत्तर विधि है यह विद्यार्थी और शिक्षक के बीच क्या अंतः क्रिया स्थापित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा या बालक से प्रश्न पूछेगा तो वह एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, वह उत्तर देगा, फिर अध्यापक अपना उत्तर में सुझाव देगा, बालक अपने उत्तर को वापस सही करके नया उत्तर प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में क्या होगी? अंतः क्रिया होगी। इसमें प्रश्नों के जो प्रकार है 5 प्रकार के रहते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न क्या करेगा? अगर कोई अध्यापक बालक से सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न करता है तो बालक के पूर्व ज्ञान को वह क्या करेगा? नवीन ज्ञान से जोड़ता है। फिर आएगा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न जो रहेगा उसमें पाठ का विकास या भूमिका तैयार करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। इसमें पाठ का विकास होगा या पाठ की भूमिका तैयार होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोध प्रश्न। जो तीसरे प्रकार का प्रश्न रहेगा यह समझ बनाने के लिए किए जाते हैं। अध्यापक द्वारा जो बोध प्रश्न किए जाएंगे ये समझ बनाने के लिए किए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं पुनरावर्ती प्रश्न। अब पुनरावर्ती प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें प्रश्नों के माध्यम से विषय वस्तु को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। जो पुनरावर्ती प्रश्न रहते हैं इसमें प्रश्नों के माध्यम से विषय वस्तु को दोहराया जाता है। एक तरह से आप ऐसे देखें, आपने किसी टॉपिक के ऊपर बच्चों से को आपने कोई पाठ पढ़ाया, उसको पढ़ाने के बाद आपने क्या किया? उसी पाठ से रिलेटेड बच्चों से प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों के माध्यम से बालक क्या करेंगे? उस पाठ को उत्तर देंगे। तो एक तरह से वह पाठ पुनः उनके दिमाग में माइंड मैप होगा और वह उसके जब उत्तर देंगे तो एक तरह से क्या होगा? विषय वस्तु का क्या हो जाएगा? दोहरान हो जाएगा। बालक उस पाठ को वापस उत्तरों के रूप में पूरा वाचन कर देंगे। अब हम बात करते हैं अभ्यासात्मक प्रश्न। ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, ज्ञान को क्या करने के लिए? स्थायी बनाने के लिए। या आप जैसे आज पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शिक्षण विधियों की क्लास ऑनलाइन देख रहे हो, अब आप जैसे ही आपने प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, ये प्रश्न तो मैं आप सभी कर नहीं सकता क्योंकि इससे पहले यहाँ पर यह तब होगी जब आप सामने प्रत्यक्ष रूप से क्लास में उपस्थित रहोगे या लाइव क्लास रहेगी तब मैं प्रश्न पूछूं और आप कमेंट में उसको उत्तर दो। लेकिन यह क्लास लाइव भी नहीं है, इसलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभ्यासात्मक प्रश्न की। यह क्या करेगा? ज्ञान को स्थायी बनाएगा। आपने ये क्लास पूरी देख ली लेकिन आपने क्या करा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लगाए तो ज्ञान क्या हुआ? स्थायी नहीं बना। बस आपने क्लास ली तो उससे काम नहीं चलेगा। इसको लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाइए। यही इस क्लास का उद्देश्य है और यही अभ्यासात्मक प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए आपको अभ्यासात्मक प्रश्न लगाने ही पड़ेंगे। कुल मिला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगाने ही पड़ेंगे। यह विधि दूसरी विधियों की सहायक विधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जो प्रश्नोत्तर विधि है यह दूसरी विधियों की सहायक विधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। बीच में आपने इससे पहले की जो क्लासें देखी थी उनमें बहुत सी विधियां ऐसी थी जिसमें मैंने कोष्टक में प्रश्नोत्तर विधि भी लिखा था। क्यों? क्योंकि वो प्रश्नोत्तर विधि की सहायता से उन विधियों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्रोत संदर्भ विधि। अब हम आते हैं स्रोत संदर्भ विधि पर। यह 8वीं विधि है आपकी, स्रोत संदर्भ विधि। इसके जो जनक है बाइनिंग एंड बाइनिंग है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व अधिक होता है क्योंकि विद्यार्थी जितना देखकर सीखता है उतना सुनकर नहीं सीखता। स्रोत संदर्भ विधि का मानना है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि विद्यार्थी जितना देखकर सीखता है उतना सुनकर नहीं सीखता। आपने ज्ञानेंद्रियों के अर्थग्रहण में भी देखा था कि आदमी जो है सुनकर जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहणशीलता थी वह कम थी और जो देखकर जो ग्रहणशीलता थी वह ज्यादा थी। तो यहाँ भी यह चीज स्पष्ट हो रही है कि स्रोत संदर्भ विधि में बाइनिंग बाइनिंग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व अधिक होता है और विद्यार्थी जितना देखकर सीखता है उतना सुनकर नहीं सीखता। यह जो विधि है यह इतिहास शिक्षण की क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है, स्रोत संदर्भ विधि। पर्यटन एवं अवलोकन इसकी क्या है? सहायक विधियां है। यह याद रखना आप, स्रोत संदर्भ विधि की जो सहायक विधि है वह आएगी पर्यटन विधि एवं अवलोकन विधि। विषय वस्तु का क्या होता है? इसमें प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की हम बात करें तो वह रहेगी कहानी विधि। स्रोत संदर्भ विधि इतिहास शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है लेकिन ये उच्च स्तर के लिए है। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इतिहास शिक्षण किससे किया जाएगा? कहानियों के द्वारा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की जो कहानियां की जो किताबें रहती है
उसमें अगर इतिहास से संबंधित भी कोई चैप्टर दिया हुआ है तो वह एक कहानी के रूप में दिया जाता है। वह कहानी के रूप में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम कोई भी चीज कहानी के रूप में बताएंगे तो वो उस चीज को अधिक ग्रहण कर सकेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर क्या है, कहानी विधि है। अब नेक्स्ट हम बात करें स्रोत संदर्भ विधि के सोपान। इसके सोपानों की हम बात करें तो पहला सोपान है विषय का चयन करना, दूसरा सोपान है स्रोत का चयन करना, तीसरा सोपान है योजना निर्माण करना, चौथा सोपान है क्रियान्वयन करना और पांचवा है मूल्यांकन एवं रिकॉर्ड संधारण। स्रोत संदर्भ विधि के 5 सोपान यहाँ पर दिए गए। अब स्रोत संदर्भ के लिए वस्तुओं की बात करें हम तो इसमें जो स्रोत संदर्भ विधि के लिए हम जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पुरातात्विक अवशेष के द्वारा इसको देखते हैं। विभिन्न यात्रियों के विवरण और मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला और भित्ति चित्र, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, स्रोत संदर्भ विधि में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। स्रोत संदर्भ विधि के बाद जो 9th या 9वें नंबर की विधि है प्रयोगशाला विधि है। इसकी हम बात करें तो यह जो विधि है आगमन विधि के सूत्रों पर आधारित है। यह इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। जो प्रयोगशाला विधि है यह आगमन विधि के सूत्रों पर आधारित है। इस विधि में चित्र, मानचित्र, ग्राफ, ग्लोब, प्रोजेक्टर तथा बुलेटिन चार्ट आदि सहायक सामग्रियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यह जो है इसमें किस किस सहायक सामग्री का उपयोग हुआ, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, ग्लोब, प्रोजेक्ट तथा बुलेटिन चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इन सहायक सामग्रियों का इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब यह विधि आगमन विधि पर आधारित है, यह भी आपको याद रखनी है। ये जितनी भी सहायक सामग्रियां यहाँ पर दी गई है, इसके बाद हम जो क्लास लेंगे सहायक सामग्रियों से संबंधित क्लास लेंगे, उस एक ही क्लास में सहायक संबंधियों से संबंधित सारे प्रश्न हल कर लेंगे। और सहायक संबंधियों से संबंधित सहायक जो सामग्रियां हैं इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न रेट की शिक्षण विधियों में पूछा ही जाता है। और उसमें ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस वो है नहीं, 3 या 4 पेज का आपके नोट्स बनेंगे। सहायक सामग्रियां बहुत सीधी तरीके से रहती है, बस उनको एक नोट्स में प्रॉपर रूप में आपको मैं पढ़ा दूंगा। आपको छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे उनको याद रखना है, प्रश्न सीधे उनसे उठकर आएंगे, इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। एनसीईआरटी के अनुसार यह एक क्रियात्मक विधि है। जो प्रयोगशाला विधि है यह एक क्रियात्मक विधि है जिसमें व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर क्या किया जाता है, ज्ञान अर्जन किया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार यह क्या है, एक क्रियात्मक विधि है। 1964 और 66 की हम बात करें तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने की सिफारिश की। तो जो 1964-66 की बात करें तो 1964-66 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने की सिफारिश की, जिसकी सिफारिश पर सर्वप्रथम कब 1968 में तारा देवी कमीशन द्वारा क्या किया गया, विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम 1968 में तारा देवी कमीशन द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया और इसकी सिफारिश किसने की थी, 1964 और 66 में कोठारी आयोग के द्वारा इसकी क्या की गई थी, प्रयोगशाला स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिनय विधि या भूमिका निर्वाह विधि। अभिनय को हम नाटक भी कहते हैं, अभिनय विधि या भूमिका निर्वाह विधि। इसके जनक की हम बात करें तो जे.एल. मोरेनो इसके क्या थे, जनक थे। किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक विषय वस्तु का नाटक रूपांतरण के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक विषय वस्तु का नाटक रूपांतरण के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे कक्षा कक्ष रंगमंच के समान प्रतीत होता है। जो कक्षा कक्ष है क्योंकि उसी में नाटक किया जाएगा तो कक्षा कक्ष कैसा लगेगा, रंगमंच के समान। अभिनय द्वारा भावात्मक उद्देश्यों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। बालक के भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का इसमें क्या होता है, विकास होता है। अभिनय विधि में बालक के भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करें इस विधि के सोपान। इसके सोपान है विषय वस्तु का चयन करना, पात्रों का चयन करना, संवाद का चयन करना, प्रस्तुतिकरण और निरीक्षण या प्रतिपुष्टि। यह अभिनय विधि के क्या है, सोपान है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि की हम बात करें, यह हमारी 11वीं विधि है। इसके जनक है हर्वर्टसन प्रादेशिक विधि के जनक है। इस विधि में भौगोलिक परिस्थितियों और मानव के संबंधों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और यह जो विधि है यह भूगोल शिक्षण की क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रादेशिक विधि के जनक हर्वर्टसन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वीं विधि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, इसके जो जनक है वह हर्वर्टसन है। एमपी सुकोत और बाइनिंग ने इस विधि को क्या कहा, वाद विवाद की संज्ञा दी।
दो वैज्ञानिक है एमपी सुकोथ और बाइनिंग ने इस विधि को वाद विवाद की संज्ञा दी थी, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को। तो इस सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को हम वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। इस विधि को विचार विमर्श विधि, वार्तालाप विधि, वाद विवाद विधि, चर्चा परिचर्चा विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम आपको याद रखना है। प्रश्न चर्चा परिचर्चा विधि के नाम से भी आ सकता है, वार्तालाप विधि के नाम से भी आ सकता है, वाद विवाद विधि के नाम से भी आ सकता है, विचार विमर्श विधि के नाम से भी आ सकता है, और सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि इसका फेमस नाम है, इसलिए इसको मैंने वहां ऊपर लिख दिया है। इन चारों के नाम भी आ सकते हैं, और वैसे अगर डायरेक्ट प्रश्न आए तो सामाजिक अभिव्यक्ति के नाम से भी आ सकता है। तो आपको सामाजिकृत अभिव्यक्ति के नाम भी याद रखने, और इसके जो जनक है हर्वर्टसन है, और एमपी सुकोथ और बाइनिंग ने इस विधि को क्या कहा, वाद विवाद की संज्ञा दी। अब हम बात करते हैं, यह एक लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक विधि है। जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है यह भी एक लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक विधि है, जिसमें विद्यार्थी की समस्याओं का विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए हल खोजा जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। इस जो विधि है इसमें विद्यार्थियों की समस्या का विद्यार्थियों द्वारा और विद्यार्थियों के लिए हल खोजा जाता है, और यह लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक विधि है। नेक्स्ट हम बात करें, इस विधि के 4 रूप या प्रकार होते हैं। पहला जो रहता है वह रहता है औपचारिक योजना। औपचारिक योजना में आएगा किसी पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। जो औपचारिक योजना रहती है, 4 प्रकार की इसमें हम योजनाएं पढ़ेंगे। पहली है औपचारिक योजना, इसमें क्या किया जाता है, किसी पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। कक्षा का स्वरूप कैसा रहता है इसमें, संसद जैसा। इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी योजना में कक्षा का स्वरूप संसद जैसा रहता है, तो आप उत्तर देंगे औपचारिक योजना। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक योजना की। इसके अंतर्गत शिक्षण कराते समय अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर क्या किया जाता है, वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। जो अनौपचारिक योजना है इसमें अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर वाद विवाद किया जाता है, और इसमें कक्षा का स्वरूप कैसा रहता है, गोलमेज सम्मेलन जैसा। अनौपचारिक योजना में जो कक्षा का स्वरूप रहेगा यह गोलमेज सम्मेलन जैसा रहेगा, और औपचारिक योजना में कैसा रहेगा, संसद जैसा रहेगा। ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वनिर्देशित योजना। स्वनिर्देशित योजना है, यह सामाजिक समस्या पर वाद विवाद होता है। जो स्वनिर्देशित योजना है इसमें कोई सामाजिक समस्या है उस पर वाद विवाद होगा। प्रयोग अध्यापक की अनुपस्थिति में किया जाता है, और यह उच्च स्तर पर प्रयोग इसका किया जाता है। अब हम बात करते हैं सम्मेलन योजना की। इस योजना में किसी बड़ी सामाजिक समस्या का खंडात्मक रूप में समाधान किया जाता है। जो सम्मेलन योजना रहती है इसमें किसी बड़ी सामाजिक समस्या का खंडात्मक रूप में क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। अब हम इसके सोपानों की बात करें तो इसके 3 ही सोपान है, प्रकरण का चयन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। प्रकरण का चयन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यह 3 इसके क्या रहेंगे, सोपान रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन के मुख्य बिंदु। अब हमने शिक्षण विद्या जो 12 थी उनको पढ़ लिया। अब हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुख्य बिंदु जो वैज्ञानिकों द्वारा इसमें जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में और पर्यावरण के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन के जो मुख्य बिंदु है उनको हम देखें। यहाँ से भी कभी अचानक सीधा ही एक प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास से संबंधित भी अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें दिए गए हैं, वहां से भी सीधा प्रश्न आ जाता है। हम एक बार इन सबकी रीडिंग ले लेते हैं। मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन के। तो पहला मुख्य उद्देश्य जो हम माने, बालक का सामाजिकरण करना। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक का सामाजिकरण करना। पर्यावरण अध्ययन को आधार क्या देता है, सामाजिक विज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में समाज शास्त्र विषय मानव के साहचर्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं। आप दोनों नाम याद रखें। आप ये ना समझे कि सामाजिक अध्ययन कोई अलग चीज है, पर्यावरण अध्ययन अलग चीज है, यह एक ही है। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में समाज शास्त्र विषय मानव के साहचर्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन के 2 घटक होते हैं, एक होता है सामाजिक और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक घटक को हम भौतिक घटक भी कह सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के 2 स्वरूप होते हैं, कितने, 2। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसकी बड़ी शाखा एक रूप से आप ये समझ लीजिए कि जो पर्यावरण है यह भूगोल के अंतर्गत आता है। भूगोल एक बड़ी शाखा है जिसके अंदर क्या आएगा, पर्यावरण आएगा। तो पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्देश्य जरूर याद रखें, बालक का सामाजिकरण करना। अब हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं या वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए कथन देखते हैं। इनसे भी एक सीधा प्रश्न आता ही है।
ज्यादातर समय डायरेक्ट कोई कथन या कोई परिभाषा दे दी जाती है और 4 ऑप्शन में इन वैज्ञानिकों के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह कथन या परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो हम एनसीएफ 2005 की बात करें, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या कहा? इसने कहा पर्यावरण अध्ययन सामाजिक और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों का क्या है? समन्वित विज्ञान है। यह एनसीएफ 2005 की परिभाषा है। अब जेरोमिक के अनुसार हम देखें पर्यावरण के बारे में, जेरोमिक कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनके अनुसार सामाजिक अध्ययन जो है वो क्या है? मानवीय संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जेरोमिक के अनुसार बस आप एक शब्द याद रखें, मानवीय संबंधों की जैसे ही परिभाषा में बात हो आप जेरोमिक आंसर लगाए, और सामाजिक और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों का समन्वित विज्ञान जैसे ही आए वहां पर आप एनसीएफ आंसर लगाए। अब आए अगला है वेस्ले। वेस्ले कहते हैं सामाजिक अध्ययन का संबंध या क्षेत्र क्या होता है? समाज से होता है। तो यहाँ पर क्या है? समाज। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे होगा? समाज से होता है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करें, इनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश के अनुसार इनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश के अनुसार जो इसकी परिभाषा में बात करें तो वह है सामाजिक अध्ययन में वे समस्त अनुभव, प्रभाव और क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो एक मानव के जन्म, विकास और मृत्यु को प्रभावित करते हैं। तो एक ऐसी परिभाषा आ जाए पर्यावरण से संबंधित जिसमें जन्म, विकास और मृत्यु से संबंधित कुछ लिखा हो तो वहां पर आप इनसाइक्लोपीडिया आंसर लगाए। सामाजिक अध्ययन में वे समस्त अनुभव, प्रभाव और क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो एक मानव के जन्म, विकास और मृत्यु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। MP मोफात एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा जीवन जीने की कला अत्यंत सुंदर होती है। इसका पता हमें किससे पता चलता है? सामाजिक अध्ययन से चलता है। तो यहाँ जीवन जीने की कला शब्द को आप याद रखें MP मोफात की परिभाषा में। अब छठी परिभाषा या छठे वैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है वहां पर हमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करेंगे, अमेरिका वाली। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अमेरिका कहता है कि सामाजिक अध्ययन में उन समस्त विषयों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध मानव के कल्याण और विकास से होता है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अमेरिका कहता है कि उन सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका संबंध मानव के कल्याण और विकास से होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वैज्ञानिकों में और कौन है। जर्मन वैज्ञानिक फिरिंग। जर्मन वैज्ञानिक फिरिंग ने भी कुछ परिभाषाएं दी है। इससे पहले हम छठे के बाद 7वीं सीसी पार्क की बात करेंगे। सीसी पार्क है, इन्होंने कहा मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो विशेष स्थान और विशेष समय की जैसे ही बात आए आप सीसी पार्क को याद रखें। यहाँ सीसी में 2 सीसी आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 विशेष आ रहे हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा को संबंध बनाकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने सहसंबंध विधि पढ़ी थी। तो ऐसे ही हम वैज्ञानिक और वैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा में संबंध बना लेते हैं और इसको याद रखने का तरीका देखते हैं। तो मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिस संपूर्ण परिस्थिति से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो विशेष स्थान और विशेष समय, यहाँ पर आप नाम याद रखें, सीसी पार्क आएगा। अब हम बात करते हैं JS रास की। तो JS रास कहते हैं वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। JS रास की एक छोटी सी परिभाषा है या कथन है, उन्होंने कहा वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ वातावरण से संबंध पर्यावरण से है। अब बात करते हैं हम जर्मन वैज्ञानिक फिरिंग की। जर्मन वैज्ञानिक फिरिंग कहते हैं जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है। तो पारिस्थितिकी कारक शब्द आए, आप जर्मन वैज्ञानिक फिरिंग को याद रखें। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है। अब हम बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड, इन 3 वैज्ञानिकों ने एक साथ परिभाषा दी, इसकी बात करते हैं। एक व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहाँ उत्तेजनाएं और जन्म से मृत्यु तक, इन 2 शब्दों को याद रखें, बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड। ठीक है, तो एक व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। ऐसे आप इनमें कोई एक ऐसा शब्द पकड़े जिससे आप याद रखें कि ये ऐसा शब्द अगर किसी परिभाषा में आएगा तो वो बोरिंग, लेगफील्ड या वेल्ड द्वारा दी गई रहेगी। पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इन परिभाषाओं को याद भी आप ऐसे न करके नोट्स बना ले और इनको रट रहे, आप इनको 3-4 बार पढ़े या इस वीडियो को आप 3-4 बार इस परिभाषा वाले सेक्शन पर लाके और स्टार्ट कर ले। 3-4 बार आप इनको देखेंगे तो अपने आप ये सारी आपके माइंड मैपिंग हो जाएगी। आपको पढ़ने की, इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपको जैसे ही प्रश्न आएगा अपने आप वैज्ञानिक आपको नजर आने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं स्वान की। स्वान ने जो परिभाषा है जी, उन्होंने कहा पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति
चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना। तो यहाँ चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण को आप याद रखें, यह स्वान की परिभाषा है। अब यूनेस्को द्वारा भी एक परिभाषा दी गई। यूनेस्को कहता है मनुष्य तथा उसके पर्यावरण सांस्कृतिक, भौतिक तथा जैविक के पारस्परिक संबंध तथा निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है। जो पर्यावरण है उसमें मनुष्य और तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध तथा निर्भरता को समझने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यह कार्य किसमें किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम यूनेस्को की बात अब आगे बात करें, सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन का इतिहास। सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन के इतिहास की हम बात करें, यहाँ से बहुत सी बार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, तो आप याद रखना इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। देखते हैं अभी। सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता 1893 में प्राप्त हुई। कब हुई, 1893 में एक विषय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन के 3 मूल विषय थे। जो सामाजिक अध्ययन है इसमें प्रारंभ में 3 मूल विषय आते थे, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, जिसे हम राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। सामाजिक अध्ययन क्या था, एक समग्र विषय था, इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए जॉन डीवी के द्वारा सर्वप्रथम ज्ञान की समग्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्ञान की समग्रता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आप क्या कहेंगे, जॉन डीवी द्वारा। तो सामाजिक अध्ययन एक समग्र विषय था, इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए जॉन डीवी द्वारा सर्वप्रथम क्या दिया गया, ज्ञान की समग्रता का सिद्धांत दिया गया। ये चीज आप याद रखना, ज्ञान की समग्रता का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डीवी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1911 में सामाजिक अध्ययन में चौथे विषय के रूप में समाज शास्त्र को शामिल किया गया। किसके द्वारा, कमेटी ऑफ 10 के द्वारा। 1911 में सामाजिक अध्ययन में चौथे विषय के रूप में किसको शामिल किया गया, समाज शास्त्र को। पहले 3 थे, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, फिर सामाजिक शास्त्र, समाज शास्त्र को भी इसमें क्या किया गया, जोड़ दिया गया सामाजिक अध्ययन में। अब 1911 के बाद 1916 की बात आई। तो 1916 में अमेरिका की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। अनिवार्य रूप से इसको माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में 1916 में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब 1916 के बाद बात आई अमेरिका द्वारा सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में विकास और सुधार कार्य करने के लिए सोशल स्टडी कमीशन का 1934 में क्या किया गया, गठन किया गया। 1916 में तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्या किया गया, माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सामाजिक अध्ययन को क्या किया गया, शामिल किया गया। और 1934 में सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में विकास और सुधार के लिए सोशल स्टडी कमीशन का गठन किया गया। अब ये बात आप याद रखना, भारत में सामाजिक अध्ययन का प्रतिपादन राधा कृष्णन आयोग के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट, भारत में जो सामाजिक अध्ययन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। 1952 की बात करें, 1952 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भारत में सर्वप्रथम 2 वर्ष के लिए सामाजिक अध्ययन का, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यचर्या में शामिल किया गया तथा सामाजिक अध्ययन में भूगोल को 5वें विषय के रूप में लागू करने का क्या दिया गया, सुझाव दिया गया। 1952 में भूगोल को 5वें विषय के रूप में लागू करने का सुझाव दिया गया और 2 वर्ष के लिए सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यह कार्य 1952 में किया गया। अब हम बात करते हैं 1961 की। 1952 में 2 वर्ष, पीछे 2 आ रहे इसलिए 2 वर्ष के लिए सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर तक के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करें 1961 की। 1961 में एनसीईआरटी द्वारा 10 वर्ष की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप सामाजिक अध्ययन को 10 वर्ष के लिए क्या किया गया, पाठ्यक्रम में लागू किया गया तथा भूगोल को 5वें विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन में शामिल किया गया। यहाँ तो सुझाव दिया था, लेकिन यहाँ पर 5वें विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को 1961 में एनसीईआरटी द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया और ये 10 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में लागू किया। 1952 में पीछे 2 आ रहा था इसलिए 2 वर्ष, यहाँ 10 के लिए आप पीछे याद रखें, 1 आ रहा था, 1 के पीछे 0 लगी, 10 वर्ष के लिए। अब हम बात करें 1986 की। तो 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राममूर्ति आयोग की अनुशंसा पर सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। 1986 में क्या किया गया, अनिवार्य रूप से उसको लागू किया गया नई शिक्षा नीति के तहत राममूर्ति आयोग की अनुशंसा पर। कौन सा आयोग की अनुशंसा पर, राममूर्ति आयोग की। सामाजिक अध्ययन का विषय एक ज्ञान एक इकाई है, सिद्धांत पर आधारित है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो सामाजिक अध्ययन का विषय है वह ज्ञान एक इकाई है। क्या है, ज्ञान एक इकाई है, इस सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना।
सामाजिक अध्ययन का विषय ज्ञान एक इकाई है, इस सिद्धांत पर आधारित है। अब सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों की बात करें, यह लास्ट स्लाइड है, यह क्लास अब इसके बाद आपकी खत्म हो जाएगी, तो हम इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। पहली और दूसरी कक्षा के लिए जो सामाजिक या पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है वह है बालक को भारत की महान विभूतियों और उनकी उपलब्धियों, परिवार, समाज, पड़ोसी, मित्र के साथ उचित व्यवहार करने का क्या कराना, ज्ञान कराना। और इसी का दूसरा उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल के उपयोग, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना। ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए। तीसरी और पांचवी कक्षा के लिए हम बात करें तो बालक को भौगोलिक स्थिति और जलवायु, उसका मानव के लिए उपयोग बताना। और बात करें तो बालक को देश, राज्य, स्थानीय संस्थाओं का ज्ञान कराना और पृथ्वी का क्या देना, सामान्य परिचय देना। तो ये 3 से 5 के बालकों के लिए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। अब 6 से 8 के लिए हम बात करें तो 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 8 तक की क्लास के बच्चों के लिए बात हो रही है, वर्ष के नहीं। अब हम बात करें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए, तो यहाँ है उत्तम नागरिकता, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, सरकार एवं न्यायपालिका मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान देना। तो कक्षा 1-2 के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। यह पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित क्लास पूर्ण हो चुकी है। इसमें मैंने शिक्षण विधियों से संबंधित आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब आपको बस एक ही आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएं और सफलता की ओर बढ़ते जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद जो क्लास रहेगी वह रहेगी सहायक सामग्रियों से संबंधित। वह भी मैं एक ही क्लास लूंगा, छोटी ही क्लास रहेगी। सहायक सामग्रियों से, सहायक जो सामग्रियां हैं उनसे संबंधित क्लास कोई ज्यादा लंबी नहीं रहेगी और उसमें मैं लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लूंगा, जिससे आपका सहायक सामग्रियों से संबंधित प्रश्न जो रहेगा वह गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इन्हीं के साथ क्लासें भी चल रही है, आपकी गणित की क्लास भी मैंने पैरेलल चला रखी है, जिसमें हमने गणित में हम बात करें तो सबसे पहले वैदिक गणित पढ़ी थी, उसके बाद हमने उसी में संख्या पद्धति, और इससे पूर्व मैंने भी एक क्लास उसमें ली है जिसमें मैंने एक एक नियम पढ़ाया, और एक एक नियम से पूर्व में मैं उसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुका हूँ। तो आप वहाँ से भी आप गणित की क्लासें पढ़ सकते हो। वहाँ भी मैंने मिनिमम टाइम लिया है, क्योंकि मैंने उसमें जो प्रश्नों का सिलेक्शन इस प्रकार से किया है जो रीट में आते हैं, और कम से कम प्रश्नों के द्वारा टॉपिक को पूर्ण करने का प्रयास किया है, ताकि कम समय में आप अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर लें और आपका भी समय व्यर्थ ना हो और आपका टॉपिक जो रहे वो पूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।